तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के सभी शिफ्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो आपका जेबीटी कमीशन हुआ था, तो उसमें सभी शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आपके आए हुए थे 25 फरवरी से 27 फरवरी तक जो कमीशन हुआ था। तो जेबीटी का सीबीएसई का कमीशन होने वाला है इलेक्शन के तुरंत बाद, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे नोट्स ऑलरेडी कंप्लीट तैयार हो चुके हैं, तो इसलिए हम रिवीजन के लिए जो प्रीवियस कमीशन के जो क्वेश्चन देख रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने जो जेबीटी के कोर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आए हुए तो हमने देख लिए है, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी उसमें जो कमेंट आ रहा था कि साइंस सेक्शन को कवर कर, तो साइंस के लिए भी कंप्लीट जो यहाँ पे शिफ्ट वाइज जो नोट्स के साथ जो आपके सभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कवर कर दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि जो मानव श्वसन प्रणाली का कौन सा वो हिस्सा है जहाँ पर रक्त और हवा के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक से कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ टफ लेवल के भी थे, तो जिसमें राइट आंसर आपका रहने वाला है अल्वियोली, यानी कि जो वायु कोशिका जो रहती है उसके जो मानव श्वसन प्रणाली का वो स्थान है जहाँ पे रक्त और हवा के बीच के गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे जो वायु कोशिका छोटी गुब्बारे जैसी हवा की जो थैलियाँ होती है जो श्वसन नलियों के अंत में स्थित होती है, वह मुख्य स्थान है जहाँ पे जो विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। एल्वियोलाई की जो पतली दीवारें जो गैसों को आसपास की जो कोशिकाओं में आसानी से जाने देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि एक विद्यार्थी ने देखा कि एक लवण विलयन का पीएच मान 7 से कम है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यह लवण किस प्रकार के अम्ल और क्षार के संयोजन से बना है। तो अम्ल क्षार जो लेसन रहता है आपका एनसीईआरटी की बुक्स का, वहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन डेफिनेटली एक ना एक बनेगा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इसमें जो राइट आंसर रहता है, जिसमें 7 से कम जो पीएच मान वाला लवण विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। और अम्लीय जो लवण तब बनते हैं जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया एक दुर्बल क्षार के साथ होती है। चूंकि वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह विलियम के अम्लीय गुण की पुष्टि करता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि असमान जो गति होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो जो असमान गति यहाँ पे रहती है उसकी मुख्य विशेषता क्या रहती है कि राइट आंसर इसका रहता है बी। तो इसमें जो वस्तु समान अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यानी जो वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यानी कि असमान गति तब होती है जब किसी वस्तु की गति समय के साथ बदलती रहती है, जिसका अर्थ है कि समय अंतराल समाप्त जो समान होने पर भी तय की गई दूरी अलग अलग होती है। इस प्रकार की गति में वेग स्थिर नहीं रहता, जो त्वरण या मंदन की उपस्थिति को दर्शाता है। इसका वास्तविक उदाहरण है कि ट्रैफिक में चलती हुई कार जो बार बार अपनी गति बदलती रहती है। तो दूरी समय ग्राफ पर ऐसी गति को सीधी रेखा के बजाय एक वक्रीय रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि जो जलीय जीव पानी के अंदर जीवित क्यों रह सकते हैं। तो जलीय जीव जो इसलिए पानी के अंदर जीवित रह सकते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस पानी में घुली होती है। बेसिक से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो जलीय जीव जैसे मछलियाँ पानी के अंदर इसलिए सांस ले पाते हैं क्योंकि वायुमंडल की ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इन जीवों में जो गिल्स यानी गलफड़े नामक विशेष अंग होता है जो इस घुली हुई ऑक्सीजन को सोखने में उनको जीवित रखने में मदद करते हैं। और विसरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को पानी और जीव के श्वसन तंत्र के बीच आने जाने में मदद करती है। यह घुली हुई ऑक्सीजन के बिना समुद्रों, नदियों और झीलों के अधिकांश जलीय प्रजातियों के लिए जीवन संभव नहीं है, अगर जो समुद्र वगैरह में पानी में ऑक्सीजन ना हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खरीफ फसलों के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये सिंपल आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे 25 की फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें जो आपकी खरीफ फसल रहती है मक्की वगैरह की, उसके लिए जो सबसे जो मुख्य स्रोत पानी का है वो मानसून यानी वर्षा ऋतु यहाँ पे रहती है। तो जो
खरीफ की फसल में जो मानसून की फसल भी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम जो मानसून की वर्षा पर निर्भर रहते हैं और इन फसलों की बुआई वर्षा ऋतु की शुरुआत में आमतौर पर जून जुलाई में की जाती है और इन्हें बढ़ने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जो आपका धान चावल जैसी मुख्य खरीफ की फसलों को पनपने के लिए अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, इसलिए जो भारतीय कृषि के लिए मानसून का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। क्यों वैसे तो जो आपकी ट्यूबवेल और नहरें भी सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करती है, लेकिन खरीफ के टाइम में वैसे भी वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु जो मानसून की जो आपकी खरीफ की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहन में ओडोमीटर क्या मापता है? तो आपको पता है कि जो वाहन होता है उसमें ओडोमीटर होता है, जो आपके वाहन के द्वारा तय की गई दूरी है कि जिसे आपको बोलते भी है कि जो आपका वाहन कितने किलोमीटर चला हुआ है, तो होता है आपका ओडोमीटर, जो एक यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो वाहन निर्माण के बाद जब तक वाहन चलता है उसके द्वारा कुल रिकॉर्ड को जो तय रखता है कि कितना जो वाहन चला है। वाहन के जो डैशबोर्ड में जो आपका स्पीडोमीटर होता है तो वहाँ पर स्थित होता है और इसमें जो किलोमीटर या मील की जो दूरी प्रदर्शित करता है। जैसे कि आपको वाहन में जो स्पीडोमीटर भी होता है तो ये सिर्फ उसी समय तक आपको दर्शाएगा जब वाहन चल रहा हो तो कितनी स्पीड में आपकी गाड़ी है वो इसमें आपका स्पीडोमीटर में दर्शाएगा। लेकिन ऑडोमीटर जो होता है वो स्थायी रिकॉर्ड रखता है कि टोटल कितना आपका वाहन चला हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है तो इसमें आपका ऑडोमीटर पूछा है तो हो सकता है स्पीडोमीटर या कुछ और यहाँ पे पूछ ले। तो इसमें आपका जो डेटा होता है वाहन के रख रखाव को तेज आपका जो वाहन का तेल बदलने के लिए कार का जो पुनर्विक्रयण मूल्य निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, उसका अगर आपके पास डाटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कोलेनकाइमा कोशिकाओं में मुख्य रूप से मोटाई कहाँ होती है? तो इसमें राइट आंसर आपका आएगा कोशिका के कोनों पर। तो कोशिका के कोनों पर यहाँ पे जो मोटाई होती है, जो आपके कोलेनकाइमा कोशिकाओं की मुख्य विशेषता ये है कि उनकी अनियमित रूप से मोटी कोशिका भित्ति होती है, जहाँ अतिरिक्त दीवार सामग्री मुख्य रूप से उन कोनों पर जमा होती है जहाँ कई कोशिकाएं आपस में मिलती है। यह स्थान जो आपका स्थानीयकृत मोटाई सेल्यूलोज और हीमेसेल्यूलोज और विशेष रूप से पेक्टिन जैसे पदार्थों के जमाव के कारण होती है। जो पेक्टिन एक सीमेंटिक सामग्री के रूप में कार्य करता है जो पौधे को यांत्रिक मजबूती और लचीलापन दोनों प्रदान करता है, जिससे पौधा बिना टूटे मुड़ सकता है, बिना टूटे जो पौधा मुड़ सकता है। तो इस मोटे कोने के कारण जो आपके कोलेनकाइमा ऊतकों में आमतौर पर कोशिकाओं के बीच बहुत कम या बिल्कुल भी अंतर जो कोशिकीय स्थान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक किसान खेत में फसल से लंबे समय तक खरपतवार की कटाई नहीं करता है, तो ऐसे में क्या परिणाम सबसे अधिक संभावित होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका आएगा फसल की पैदावार में कमी होगी। तो आपको पता ही है कि जो बेसिक्स या अगर आपके खेत में खरपतवार होगा तो फसल का नुकसान यहाँ पे होगा ही, क्योंकि जो खरपतवार जो होता है जो फसल के साथ जो धूप पानी स्थान मिट्टी जैसे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है और फसल को जो उचित पोषण नहीं मिल पाता है, जिस कारण उनकी वृद्धि रुक जाएगी या फिर पैदावार में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक ब्रेल अक्षर जो आपके ब्रेल अक्षर बनाने के लिए कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा 6, यानी कि डी इसका राइट आंसर है कि 6 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यानी एक मानव ब्रेल अक्षर जो मानक ब्रेल अक्षर होता है जिसे ब्रेल सेल भी कहा जाता है, उसमें 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं जो 3x2 ग्रिड यानी 3-3 बिंदुओं के 2 कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोजनों और स्थितियों का उपयोग करके अक्षरों संख्याओं और प्रतीकों को दर्शाने के लिए कुल 64 अलग अलग पैटर्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला गैस मुख्य रूप से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? जिसका राइट आंसर आएगा कोयले का भंजक आसवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जिसकी जो एक्सप्लेनेशन आपकी रहती है कि कोयला जो
मुख्य रूप से किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो कोयला गैस एक गैसीय ईंधन है जो उद्योग में कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होती है। यह भंजक असवन की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त की जाती है, जिसमें कोयले को हवा की अनुपस्थिति में बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया कोयले को विभिन्न घटकों जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस में विभाजित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन से संबंधित कौन सी स्थिति एक स्वच्छ परिवहन ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करते हैं? यानी स्वच्छ परिवहन ईंधन कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आएगा शहर की बसों को CNG पर चलाना, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आपकी होती है। तो इसमें पेट्रोल और डीजल का एक स्वच्छ विकल्प है, क्योंकि एक अधिक पूर्ण रूप से जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों का बहुत कम उत्पादन करता है। और कई शहरों ने वायु प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां, विशेषकर बस रूटों को CNG पर स्थानांतरित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है जबकि उसी माध्यम में उसकी गति स्थिर रहती है, तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य क्या है? इसका राइट आंसर है कि वो घट जाती है। अगर जो गति है उस आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध सूत्र द्वारा दिया जाता है, गति बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य बराबर FL, यानी कि जो चूंकि किसी विशिष्ट माध्यम से गति जो आपकी ध्वनि की गति स्थिर रहती है, इसलिए आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो गति को स्थिर रखने के लिए तरंग दैर्घ्य का घटना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा बताता है कि यौवन को मानव जीवन में एक संक्रमण काल क्यों माना जाता है? तो यौवन जो आपका रहता है उसको संक्रमण काल क्यों माना जाता है? क्योंकि यह शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों के साथ बचपन से वयस्कता की ओर बदलाव लाता है। यौवन को एक संक्रमण का काल इसलिए माना जाता है क्योंकि यह वह चरण है जब एक बच्चा वयस्क बनने के लिए महत्वपूर्ण जैविक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से गुजरता है। इस दौरान हार्मोन न केवल प्रजनन की क्षमता को सक्रिय करते हैं बल्कि भावनाओं, सामाजिक व्यवहार, आत्म पहचान में भी तेजी से बदलाव लाता है, जो बचपन के अंत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा सीमेंट निर्माण में बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी आपका जो अग्निशामक यंत्र हो गया, एंटासिड के रूप में या फिर केक बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा जो है एक बहुमुखी रसायन है जिसका जो कई उपयोग है, लेकिन इसका उद्योग जो आपका सीमेंट उद्योग होता है उसके निर्माण में नहीं किया जाता है, क्योंकि सीमेंट में मुख्य रूप से चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, मिट्टी, जिप्सम जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो संरचनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि फ्लोएम एक उत्तक को कौन सी विशिष्ट विशेषता इसे पौधे में एक जटिल स्थायी उत्तक जो के रूप में वर्गीकृत करने को सही ठहराती है? इसका राइट आंसर आपका C रहता है, जिसमें भोजन के परिवहन के लिए एक साथ काम करने वाली एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो जो फ्लोएम होता है वो एक जटिल स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि वो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है और एक सामान्य कार्य करने के लिए समन्वय करते हैं। इसके में जो 4 अलग अलग तत्व होते हैं, चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और जो आपके फ्लोएम रेशे, जबकि सरल उत्तक केवल एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। और फ्लोएम और जाइलम जैसे जटिल उत्तक पूरे पौधे में कार्बनिक पोषक तत्व भोजन के परिवहन के लिए इस विधि को कोशिकीय संरचना का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के द्वितीय नियम के अनुसार तेज गति से आती क्रिकेट गेंद को कैच करते समय फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखें, जो ये गति वाला आपका जो चैप्टर है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका B आएगा, क्योंकि इससे गेंद को रोकने का समय बढ़ जाता है और जिससे प्रभाव बल की जो परिवर्तन दर कम हो जाता है।
यानी कि न्यूटन का जो ये दूसरा नियम रहता है वो बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जब एक फील्डर अपने हाथ को पीछे खींचता है तो वो गेंद के उच्च वेग को शून्य तक लाने में जो समय लगता है इसको बढ़ा देता है, और समय बढ़ने से संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे फील्डर के हाथों पर लगने वाला प्रभाव काफ़ी कम हो जाती है और चोट लगने का खतरा टल जाता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि निकट दृष्टि दोष यानी किसी व्यक्ति को मायोपिया का पता चलता है तो कौन सा कथन जो इस स्थिति की सटीक रूप से व्याख्या करता है। तो निकट दृष्टि दोष की यहाँ पे बात की जा रही है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका आता है कि नेत्र गोलक बहुत लंबा या लेंस की शक्ति अत्यधिक है, जिसके कारण दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो रेटिना के सामने दूर के जो प्रतिबिंब बनते हैं दूर की वस्तुओं के, यानी मायोपिया तब होता है जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और नेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक यानी उच्च अभिसारी शक्ति होती है। इसके कारण दूर की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश की किरणें रेटिना पर सीधे केंद्रित होने की बजाय सामने से केंद्रित हो जाती है, जिससे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देगी, और जो दूर दृष्टि दोष होगा उसमें निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है 0.5 केजी द्रव्यमान का एक पत्थर 100 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड टू मानते हुए पत्थर द्वारा प्राप्त स्थैतिक जो ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसमें राइट आंसर आपका 500 जूल यहाँ पे आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है एक जीव विज्ञानी किसी जंतु को संतान को जन्म देते हुए देखता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है जरायुजता यानी विपिपेरिटी। वह जंतु जो अंडे देने की बजाय जीवित बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहा जाता है। इस प्रक्रिया में भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर और जन्म तक उसे सीधे माँ से पोषण मिलता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते ऐसे जीवों के जो सामान्य उदाहरण है जिन्हें आप जरायुज जंतु कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस को कोयला पेट्रोलियम की तुलना में अपेक्षित अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि जलने के बाद यह कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। तो जो प्राकृतिक गैस जो होती है वो कोयला पेट्रोलियम से बेहतर है क्योंकि अवशेष नहीं छोड़ते हैं। तो जिसमें प्राकृतिक गैस जो लगभग पूरी तरह से दहन हो जाता है, और जो कोयला आपका रहता है उसमें कोयले या कोई उधर आपका जो ठोस अवशेष रहता है पीछे छोड़ देता है, लेकिन प्राकृतिक गैस पीछे कुछ नहीं छोड़ता, वो पूरी तरह से दहन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से पेरिस्कोप का सामान्य उपयोग कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर आपका आएगा अपनी स्थिति बदले बिना बाधाओं द्वारा छिपी हुई वस्तुओं को देखना। जिसमें पेरिस्कोप एक ऐसा जो प्रकाशिक उपकरण है जो किसी पर्यवेक्षक को उन वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है जो उसकी सीधी आंखों से नहीं देखी जा सकती, यानी सीधी दृष्टि सीधी रेखा में नहीं होती है। यह परावर्तन के नियम के सिद्धांत पर काम करता है जिसमें 45 डिग्री के कोण पर रखे गए दो दर्पणों या प्रिज्मों का उपयोग किया जाता है। यह सेटअप लोगों को अपनी स्थिति बदले बिना दीवार के ऊपर से, कोनों के आसपास या पानी के नीचे जैसे कि पनडुब्बी में से बाहर की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्वर यंत्र की पेशियों में शक्ति है परंतु उसके वाक तंतु संरचनात्मक रूप से जो अक्षत है, इसमें ध्वनि उत्पन्न करने की उसकी क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी आएगा, उसे अपनी ध्वनि के तारतम्य को बदलने में कठिनाई होगी। स्वर यंत्र की पेशियाँ जो वाक तंतुओं को ढीला या तना हुआ बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। जब पेशियाँ तनी हुई होती है तो वह तंतु पतले होते हैं तो ध्वनि का तारतम्य उच्च होता है, और जब वे ढीले और मोटे होते हैं तो तारतम्य कम होता है। यदि पेशियों के कार्य में समस्या है लेकिन संरचना सही है तो वह व्यक्ति को वाक तंतुओं के तनाव को समायोजित करने में कठिनाई होगी, जिससे ध्वनि के जो तारतम्य या सुर को बदलने की क्षमता सबसे अधिक प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी को पदार्थों को कठोर और मृदु में वर्गीकृत करना है। यदि
संपीड़न यानी दबाने की क्षमता का मानदंड जो लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे अधिक भ्रम पैदा करने की संभावना रखता है? तो इसमें राइट आंसर आपका आ जाता है स्पंज और प्लास्टिक। क्योंकि भ्रम इसलिए पैदा होता है कि कुछ पदार्थ जो ठोस दिखने के बावजूद आसानी से दब सकते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज जो एक ठोस है लेकिन इसमें हवा से भरे कई छोटे छिद्र होते हैं। जब हम इसे दबाते हैं तो हवा बाहर निकलती है जिससे यह अत्यधिक संपीड़ित हो जाता है और मृदु प्रतीत होता है। दूसरी ओर प्लास्टिक भी एक ठोस है लेकिन आमतौर पर कठोर होता है और इसे दबाना मुश्किल होता है। ठोस श्रेणी के भीतर संपीड़न की इस भिन्नता के वर्गीकरण के दौरान जो विद्यार्थी है वो भ्रमित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शोर आमतौर पर मानव एकाग्रता को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है कि वो एकाग्रता के स्तर को कम करता है। तो जो शोर होता है वो एक बड़े विक्षेप के जो रूप में कार्य करता है जो किसी विशिष्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की मस्तिष्क की क्षमता में बाधा डालता है। लगातार यह तेज शोर तनाव के स्तर और मानसिक थकान को बढ़ाता है जिससे एकाग्रता समग्र उत्पादकता में भारी कमी आती है। और स्कूलों कार्यालयों जैसे वातावरण में अत्यधिक शोर व्यक्तियों के लिए जानकारी की कुशलतापूर्वक संसाधित करना मुश्किल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जो दांतों की आकृति में भिन्नता मुख्य रूप से क्यों होती है? दांतों की आकृति में जो भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि वो अलग अलग कार्य करते हैं इसलिए उन दांतों में आपको भिन्नता होते हैं। क्योंकि आपको दांतों के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि किसी तरह का क्वेश्चन भी आप एग्जाम में पूछ सकता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाएगा कि आगे के दांत कौन से होते हैं या कृतंत कौन क्या होता है, रदनंग कौन सा होता है। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतंक, रदनक और अग्रचर्णक और चर्णक, जिसमें प्रत्येक प्रकार के दांत की आकृति उसके कार्य के अनुसार होती है। जैसे कृतक होते हैं काटने के लिए, रदनक होते हैं फाड़ने के लिए, जो आपके चर्णक होते हैं वो भोजन को पीसने के लिए होते हैं। यह भिन्नता सुनिश्चित करती है कि निगलने से पहले भोजन ठीक से टूट जाए। अगला जो क्वेश्चन है कि अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पर विचार करते हुए कौन सी विशेषता सजीवों को निर्जीव वस्तुओं से विभाजित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है केवल सजीव ही अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया जो केवल जीवित जीवों में होती है जहाँ चयापचय या अवशिष्ट उत्पादकों या विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। निर्जीव वस्तुएं जो चयापचय संबंधी गतिविधियां नहीं करती इसलिए वो जैविक अवशिष्ट का उत्पादन या निष्कासन नहीं करते हैं। यह मौलिक अंतर वैज्ञानिक को किसी वस्तु को सजीव या निर्जीव रूप में वर्गीकृत करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो स्थिति उस मिश्रण को अलग करने की स्थिति का वर्णन करती है जहाँ हाथ से चुनना सबसे अधिक जो प्रभावी विधि है? तो इसमें राइट आंसर है सूखे चावल के दानों के कटोरे से छोटे पत्थरों को निकालना। जो आपकी चयन की विधियाँ जो रहती है निस्तारण वगैरह वो आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि फसल की आनुवंशिक संरचना के प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन करना शामिल है। तो फसल का जो इसका राइट आंसर आएगा संकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि एक रंगहीन विलयन एक्स नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि विलयन वाई को एक्स में मिलाया जाता है तो लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन सा निष्कर्ष सबसे उपयुक्त है? तो इसमें राइट आंसर आएगा वाई एक ऐसा क्षार है जो एक्स को उदासीन करता है। लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है इस शिफ्ट का जिसमें जो फॉर्मूला यूनिट द्रव्यमान की गणना आणविक द्रव्यमान की तरह ही क्यों की जाती है? इसका राइट आंसर आएगा क्योंकि दोनों में ही मूल इकाइयों परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग शामिल है। तो ये आपका जो फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी 25 फरवरी की थी उसका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसका PDF में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप और आपके जो फेसबुक पेज JBT DLED रहता है वहाँ पे हमने अपडेट कर दिया है। तो जो अभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जो आपके JBT कमीशन CBSE का होने वाला है उसके रिगार्डिंग सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हमने तैयार कर दिए। साथ ही में सभी सब्जेक्ट के
टॉपिक वाइज बल्कि एक टॉपिक देख के कंप्लीट एमसीक्यूज हमने बनाया है, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको नोट्स लेने हो। नेक्स्ट आपका जो जेबीटी कोर्स हैंड रिटन नोट्स, यहाँ पे आपके जेबीटी की सभी बुक्स के डिटेल्ड नोट्स यहाँ पे हमने बना रखे हैं, और एमसीक्यूज भी उसके सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट जो आपको अलग से भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमने नोट्स के साथ ही इंक्लूड कर दिए हैं। 10 मॉक टेस्ट, वो भी लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले। और प्रीवियस शिफ्ट के हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो सभी के सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी नोट्स के साथ ऐड कर दिया, जो अब 799 में नहीं बल्कि 699 में आपको कंप्लीट सेट ये नोट्स और मॉक टेस्ट का मिलने वाला। तभी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं और कंप्लीट नोट्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सीबीएसई के एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आपको पता है हो रहे हैं, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से और जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करें।